हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए मॉडल के बारे में, दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हेडिंग डाल दो बोहर एटॉमिक मॉडल और ध्यान से समझो। देखो ध्यान देना, हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ था तो ध्यान से समझेंगे। सर न्यूक्लियस के अराउंड रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस जैसे चार्ज पार्टिकल के सामने कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होगा तो उस समय की जो मैक्सवेल वेव थ्योरी थी उसके हिसाब से क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करेगा। अरे बात समझ में, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए उस न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, मतलब कि एटम अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? सर ऐसा नहीं होता। इस वजह से रदरफोर्ड जो है वो फेल हो गए। बोहर ने क्या बोला? बोहर ने इसी बात का फायदा उठाया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बोला, बोहर ने क्या बोला, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं वो ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं जहां वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। ये बोहर ने बोला। अब इनसे पूछा गया ऐसे कौन कौन से सर्कुलर पाथ होते हैं तो उन्होंने उसका कुछ एक्सप्रेशन डिराइव कर करके समझाया। एक दो चीजें उन्होंने और बोली कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जहां सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं उन्हें हम ऑर्बिट बोल देंगे या उन्हें हम शेल बोल देंगे। ऑर्बिट बोलो चाहे शेल बोलो, बात एक ही है। आ रही बात समझ में? एक दो चीजें और उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज और गेन कुछ भी नहीं कर रहा। अरे बात समझ में, कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा। उसकी एनर्जी उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते टाइम कांस्टेंट है। उसकी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए वो जो ऑर्बिट है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है चीज? स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहां पर कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक, आगे एक और बात इन्होंने बोली बोहर ने कि जो ऑर्बिट है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उनके लिए MVR बराबर NH/2π। MVR क्या होता है? MVR होता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। अब जब बोहर ने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो, इसका रीजन उसके पास नहीं था। बोहर से जब पूछा गया कि क्या आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो कि MVR जो है वो जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड हो, तो उसका रीजन बोहर के पास नहीं था। आगे एक नए साइंटिस्ट आएंगे, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने उस MVR बराबर NH/2π का एक्सप्लेनेशन किया। बात समझ में आ रही है? तो बोहर ने तो MVR बराबर NH/2π क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। क्लियर चीज? थोड़ा से बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल पे। इतनी बात क्लियर हो गई कि जो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट या हम बोल देंगे शेल। क्लियर चीज? और वहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी, जैसा कि रदरफोर्ड के मॉडल में बात आ रही थी। चलो आगे देखते हैं। तो लिखेंगे आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड बोहर gave a new model. बोहर gave a new model that is known as बोहर एटॉमिक मॉडल। लिख दो, स्टार पॉइंट डाल के अगला देखेंगे। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या हुआ? जब बोहर ने पूरा अपना मॉडल दिया और जब उसे एक्सपेरिमेंटल डेटास के साथ वेरी किया, एक्सपेरिमेंटल डेटास के साथ कोरिलेट किया, तो पाया गया कि जो बोहर के जितने भी फॉर्मूलेज हो, जो भी चीजें हैं, वो सारी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एकदम करेक्ट है। तो लिख देना बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल, और ये 3 स्टार भी है। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। हीलियम प्लस बोल देते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब पॉजिटिव आ गया। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बात करते हैं लिथियम, तो लिथियम के ऊपर मैं बोल देता हूं +2। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास भी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम +3। अरे बात समझो, एटसेट्रा, ऐसे लिख दो। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोहर मॉडल जो है एप्लीकेबल होता है। आगे आ जाओ, मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। पोस्टुलेट्स बोलो चाहे मेन पॉइंट्स बोलो, एक ही बात है, लिख दो।
तो पहली बात सबसे पहले, एटम हैज न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये तो कोई नई बात नहीं है, सिंपल है तो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं। लिख दो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, लिख दो। अब बात करते हैं, दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो, बात एक ही है, बिकॉज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन दीज ऑर्बिट। ऐसे अंडरलाइन भी करते जाना, आपको पॉइंट्स सारे एज इट इज याद नहीं करने, आपको याद होना चाहिए। बोहर के मॉडल में सबसे पहली बात कहती है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, क्लियर चीज। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, और वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं जहां उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। आगे आ जाओ, बात करते हैं, आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम दैट इज MVR इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3, डबल ट्रिपल, ऐसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे लिखना, इज इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 से इनफाइनाइट ऑफ h अपॉन 2 पाई, या फिर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इसे भी लगा देना 3 स्टार। ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला बोहर ने बोला कि जितने भी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स थे उन सब में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो ये बोलना, या फिर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 बोलना, एक ही बात है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब जब इसका रीजन बोहर से पूछा गया तो उसका रीजन बोहर नहीं दे सके, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम कैसे सपना आया होगा ये तो वही जाने, लेकिन इसका रीजन वो नहीं दे पाए। इसका रीजन दिया था डी ब्रोगली साइंटिस्ट, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहां पर एक लिख दो कि MVR दैट इज एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब मैंने यहां लगा दिया n, समझना ध्यान से। जहां पर n की जो वैल्यू है, ना तो ये मोल्स है, कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू क्या है, या तो 1 है या 2 है या 3 है 4, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट है। मतलब दो समझो, क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है सर, 1 से 10 के बीच में पर्टिकुलर वैल्यूज को ही डिफाइन करना, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1.1 1.2 को डिफाइन नहीं। अगर वो 1 से 10 के बीच में हर पॉइंट को डिफाइन करता तो वो क्या हो जाता, वेव नेचर। बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन को क्या माना है, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर का माना है। बात समझ में आ रही है? उन्होंने पार्टिकल मान के यहां पर डिफाइन किया है, और उन्होंने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है, एक ही बात है सब। लिख दो n h अपॉन 2 पाई, और n की वैल्यू 1.1 नहीं, ओनली 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज ही ले पाएंगे। लिख दो n की हर वैल्यू के लिए ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल नहीं है। n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसके लिए ही ये रिलेशन वैलिड है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसका रीजन भी अपन आगे डी ब्रोगली से पूछेंगे, वो बताएंगे हमें। आगे आ जाओ बात। अच्छा, यहां पर एक चीज और बोलोगे तुम, सर ये सब क्या है, तो लिख देते हैं, लिख दो जल्दी से। ये m जो है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मान लो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और उस इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा ये। h क्या है सर, h तो है प्लांक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और पाई की वैल्यू तो तुम जानते ही हो 3.14 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स एंड एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। ध्यान देना, जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, अभी अपन कैलकुलेट भी करेंगे उसे एनर्जी को, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे समझो, ऐसे समझो, जैसे जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूं, ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है।
ग्राउंड स्टेट के बाद ये आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या होती है ये? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैं लिख रहा हूं यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोला जाता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अभी ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, जो लाइन अभी हमने वो लिखवा दूंगा मैं, अभी ध्यान दो। ये न्यूक्लियस के बाजू वाली जो स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, दो ऐसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, समझ वाली बात। डिस्टेंस से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो जो एनर्जी है उन एनर्जी की, उन स्टेट्स की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुनो। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे अपन डिस्टेंस दूर पे जा रहे हैं, जो ये जो स्टेट है इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं बात करता हूं, इसकी एनर्जी सबसे कम और इस वाले स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर चीज? जो स्टेट न्यूक्लियस के सबसे पास है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होती है उस स्टेट की जो सर्कुलर पाथ है, या स्टेशनरी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? अच्छे से लिख दो पॉइंट मैं बता देता हूं दोबारा आपको। एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड एज डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेज। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेज। इसके बाद में ये भी बना देना, इसके बाद में ऐसा डायग्राम बना देना नीचे। और ध्यान देना ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर इसकी बात की जाए तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट को मैं ES लिख दूं शॉर्ट में। एक्साइटेड स्टेट ऐसे चलता रहेगा और इनफाइनाइट लेवल तक आएगा। हो जाएगा क्या? अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, जब ये बनाओगे ना तो एक चीज और ध्यान रखना कि इन दोनों का गैप जितना रखा है, फिर इन दोनों का गैप थोड़ा कम हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, समझना। इन दोनों का गैप ज्यादा मैंने बना दिया, फिर इसका और इसका जो गैप है थोड़ा कम बना दो, ऊपर वाले का भी गैप थोड़ा कम बना दो। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो उनकी एनर्जी के बीच की दो, यहाँ पर जो गैप था यहाँ पर गैप कम हो गया, फिर गैप और कम हो गया ऐसे। मतलब न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं एनर्जी के बीच का गैप जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ये पॉइंट मैं आगे लिखवा दूंगा, अभी तो सिंपल बना दो। और बनाओगे तो थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि पहले गैप ज्यादा है, फिर गैप कम है, फिर कम है, फिर कम होता जा रहा है। क्लियर है क्या? बना दो। इसे हम बोलते हैं K स्टेट, इसे L बोलते हैं, इसे M बोलते हैं, KLM NOP ऐसे चलता रहता है। बना दो इसे। ये जो न्यूक्लियस की जस्ट बाजू वाला है K बोलते हैं, इसे K शेल बोल दो, K ऑर्बिट बोल दो, L शेल, M शेल, N शेल ऐसे चलता रहेगा। बना दो। क्लियर है क्या? अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब समझना क्या बोल रहे हैं, वो लाइन अभी लिखवा देंगे, पहले समझो। जैसे ऐसे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है, और हमने बाहर से कहीं से एनर्जी दी। एनर्जी कैसे देंगे? फोटोन की सहायता से, ठीक है ना। हमने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी फोटोन की सहायता, जैसे मैंने बोला EP आया, एनर्जी EP का फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्सेप्ट करी या एब्जॉर्ब करी। अभी ध्यान देना, इस सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था, तब तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट थी। लेकिन जैसे ही बाहर से हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी हायर एनर्जी लेवल पे। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिली, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, वापस ये जब अपनी स्टेट पे आएगा, तब ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी वापस एमिट कर देगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जब हायर से वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो वो एनर्जी एमिट कर रहा है। क्लियर है क्या? ये पॉइंट वापस फिर से आएगा, परेशान नहीं होना। चलो ये अभी बनाएंगे, पहले ये पॉइंट बना लो।
When electron absorbs energy, it jumps to higher energy orbit, and when it returns, जब वापस आता है, it emits energy in terms of या in the form of photons. फोटोन के रूप में उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और जैसे हायर एनर्जी लेवल पे गया वापस फोटोन के रूप में एनर्जी को एमिट कर दिया। क्लियर चीज हो गया ये। अब वापस जो अपन ने ऊपर बनाया था इसमें बना लो, दो समझो। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो हायर एनर्जी लेवल पे गया और वहां से वापस आया, तो वापस जब आएगा तो यहां से क्या होगा, फोटोन रिलीज होगा। फोटोन, आ रही बात समझ में, फोटोन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी स्टेट पे रिटर्न होगा तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा और एनर्जी एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। बना लो इसे, थोड़ा सा रफ टाइप से बना लो, अपन आगे इसे फिर से समझेंगे, फिर से ये चीज आने वाली है, हो जाएगा ये ठीक। 7 पॉइंट की मैं बात करता हूं, 7 पॉइंट की मैं बात करता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोहर ने क्या किया, बोहर ने क्या किया, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, तो अब यहां से मुझे मतलब रदरफोर्ड तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन क्यों सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते जा रहे हैं, एनर्जी लूज करना चाहिए, लेकिन इसे इतनी एनर्जी कहां से मिल रही है कि कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता जा रहा है। तो बोहर ने क्या देखा, बोहर को फिजिक्स भी आती है, ठीक है ना, बोहर को फिजिक्स आती है, तो उन्होंने क्या देखा कि यार कोई सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कोई चीज या कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ध्यान से समझना, देखो समझो, ये न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें गिरना चाहिए धीरे धीरे रिवॉल्व होते हुए। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है यहां पर, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ, इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअसली इसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता रहेगा। तो समझना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है उसके पर एक फोर्स लगता है mv² अपॉन में r। क्या फोर्स लगता है, mv² अपॉन में r, और इसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन में r, जिसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ लग रहा है, तो अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है, सर ये भी चार्ज है वो भी चार्ज है, तो यहां पर जो चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, कूलम्बिक फोर्स। ये जो फोर्स है, ये है k q1 q2 बाई r, k q1 q2 बाई r स्क्वायर, यही होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर। मैंने बता दिया था कूलम्बिक फोर्स ये होता है। चलो अब बात करते हैं, ये जो ध्यान देना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं q1, तो q1 क्या है सर, q1 मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन को मान लो, ये इलेक्ट्रॉन है, चलो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, q1 में मान रहा हूं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है सर, Z इंटू ई, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, q2 क्या होता है, q2 सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैंने लिख दिया E। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने कहाँ बात की थी, जब रदरफोर्ड में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने बताया था, वहां आपको मैंने कूलम्बिक फोर्स भी पढ़ाया था। तो कूलम्बिक फोर्स k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है। r क्या है, इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, और q1 क्या हो गया सर, इसका जो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज होता है जितने प्रोटॉन उतना ही चार्ज होगा, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो Z के ऊपर कितना चार्ज होगा, Z इंटू ई के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा E, तो Q2 मैंने लिख दिया E। अब ध्यान से समझना, दोनों फोर्स बराबर है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर मैं लिख दूंगा कूलम्बिक फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, k q1 q2 बाई r स्क्वायर इजिकल्स टू mv² अपॉन में r। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको मैं आगे और फर्दर सोल्व करता हूं, कैसे, k की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। q1 हमने लिखा ZE
और Q2 मैंने लिखा E अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में R। ये आपको पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं इक्वेशन 2 डालता हूं तो सर इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 2 डालो इसे, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एमवी स्क्वायर अपॉन में आर, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास mv r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अगर बोहर में से कोई फॉर्मूला मतलब कुछ डेरिवेशन टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए इक्वेशन 1 का, और ये वाला फॉर्मूला जो इक्वेशन 2 हमने बात की, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन दोनों के ऊपर ही अपन सारे फॉर्मूले आगे के डिराइव कर पाएंगे। समझना, ध्यान से समझना। मैं बात करता हूं दो फॉर्मूले। सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, सर इक्वेशन 1 है mv r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, हो गया ये। इक्वेशन 2 क्या है, mv स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, यही है, के जेड स्क्वायर बाई अपॉन में r स्क्वायर, यही है। अभी ध्यान से समझना, ये दोनों के हिसाब से मैं आगे के फर्दर फॉर्मूले डिराइव करने वाला हूं। किसने नहीं लिखा है वीडियो पोस्ट करके यहां तक का सारा जो कॉन्सेप्ट है लिख दो। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं दो फॉर्मूले के ऊपर मैं बात करता हूं रेडियस। पहले ही मैं बात करता हूं रेडियस, ध्यान देना। अगर मुझे इन दो फॉर्मूलों को यूज करके बोहर की जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे बताओ रेडियस निकालना है। यहां पर हमें क्या क्या चीजें पहले पता होंगी। पहले तो देखो हमें बात करना है, जिस एटम की बात होगा उसका जेड हमें पता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, के की वैल्यू हमें 9 × 10⁹ पता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर पता था हमें। यहां पर जो दो चीजें अननोन है वो है, एक तो आर अननोन है और एक वी अननोन है। वी मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और आर मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस। बात समझ पा रही है, या उस ऑर्बिट की न्यूक्लियस से डिस्टेंस जिसमें वो रिवॉल्व हो रहा है। जैसे मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से 5 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो न्यूक्लियस से 5 मीटर जो है, 5 मीटर क्या है उस ऑर्बिट की रेडियस। क्लियर है चीज। अच्छा आज बात करते हैं रेडियस मुझे निकालना है सबसे पहले। तो ध्यान देना, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ये करना है कि ये जो दो फॉर्मूले है ना, ये जो दो फॉर्मूले इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले में से जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू हमें, चूंकि ध्यान देना हमें r चाहिए ना, रेडियस चाहिए, तो यहां इस फॉर्मूले में नीचे वाले फॉर्मूले में v हटा दो और v की जगह क्या रख दो, r के टर्म्स रख दो। तो यहां से हमें पूरा क्या मिल जाएगा, r के टर्म्स में फॉर्मूले मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन से v की वैल्यू r के टर्म्स में रख दी। कैसे, ध्यान देना, बाई इक्वेशन 1 v इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mr बाई इक्वेशन 1 दिस पुट इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 में रख दो ये। क्या किया हमने, सर ऊपर से v की वैल्यू r के टर्म्स में उठा के इसमें रख देंगे। तो बताओ जल्दी से, बाई इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, सर हमारे पास m अपॉन में r इंटू, अब v की वैल्यू में रख दूं डायरेक्टली, nh अपॉन में 2 पाई mr का स्क्वायर। यही है, ध्यान देना, यही है। बात करते हैं बराबर में हमारे पास है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, यही है। अब सोल्व कर दो जल्दी से, ध्यान से समझना, सोल्व कर देते हैं इसे, सोल्व करते हैं। सबसे पहले दो ये जो, चलो इसे पूरा पहले एक बार सोल्व ही करते हैं यार। m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में दो, ये समझो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिख दूं 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, और ये r एज इट इज रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आती बात। अच्छा इधर क्या होगा, सर इधर होगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो मैं अब क्या करता हूं, r से r तो सबसे पहले उड़ा देता हूं, r स्क्वायर से r स्क्वायर उड़ गया,
कुछ और उड़ रहा है क्या सर? इस m से ये m गया, और कुछ है क्या सर? और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, और कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या करते हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सर ये r में इधर लेके जा रहा हूं, ये सारी वैल्यू इधर लेके आ रहा हूं, लिख दूं मैं डायरेक्टली, लिख दूं? चलो ठीक है, लिख देता हूं। देखो ध्यान देना, ये r में इधर लेके जा रहा हूं, ये r आ गया इधर, ये दोनों वैल्यू नीचे आएगी, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, स्मॉल m बचेगा यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ एक m कैंसिल आउट होता है, एक m तो बचेगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपन में 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? एक बार क्या हुआ था, यही फॉर्मूला भी जेई ने पूछा था, ये फॉर्मूला भी जेई ने पूछा था। तो देखो पहली बात तो ये याद नहीं करना, वैसे मुझे तो याद है कि n स्क्वायर h स्क्वायर अपन में 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, लेकिन ये याद नहीं करना। याद नहीं करना है तो क्या करना है, आपने दो इक्वेशन याद की ऊपर वाली, दो इक्वेशन क्या थी सर? mvr इज टू nh अपॉन 2 पाई, क्वांटाइज्ड होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। दूसरी बात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में r, वो बराबर हो जाना चाहिए k z स्क्वायर बाई r स्क्वायर के कोलम्बिक फोर्स के। वो दो इक्वेशन आपको याद रहेगी तो ये फॉर्मूला आप डेराइव इजीली कर पाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? ठीक है, तो आप उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। कहीं कहीं पर इस k की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात? k की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां से भी एक नया फॉर्मूला बन जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम तो सिंपल क्या करेंगे, अब ध्यान देना, हम सिंपल बात करेंगे अब कि r इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, जो जो कांस्टेंट है ना सब अलग कर रहा हूं। कांस्टेंट में क्या क्या बचा हुआ है, h स्क्वायर रख दिया इधर, इधर देखो 4 पाई स्क्वायर स्मॉल m, ये सब कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, k z, अच्छा z नहीं, z एटम के लिए वेरी हो सकता है, डिफरेंट एटम्स के लिए वेरी हो सकता है, लेकिन किसी डिफरेंट एटम्स के लिए भी ये सब वैल्यू तो फिक्स है, k की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। वेरी क्या होगा, वेरी होगा तुम्हारे पास n स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा z, ये रख दो। समझ में आ गई बात? जब इन कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाती है, इन कांस्टेंट की सभी की वैल्यू रखी जाती है, तब ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z आर्मस्ट्रॉन्ग, n स्क्वायर अपॉन में z आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बना लो, हो जाएगा क्लियर अच्छे से। सर ये आ गई रेडियस, क्या आ गई है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यहां लिख देना, ये r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और n क्या है, ध्यान देना, n जो है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरीके से। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है, z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जिस भी एटम की हम बात करेंगे उसका एटॉमिक नंबर। लिख दो जल्दी से, अच्छे से क्लियर है ये। अच्छा यहां से मैं बात करता हूं, यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान देना, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है n स्क्वायर अपॉन में z के, लिख सकता हूं क्या ऐसा, ध्यान देना। सर लिख तो सकते हो, आपने क्या किया है, ये कांस्टेंट थी, इसकी वैल्यू अगर मैं हटा देता हूं तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन में z के, लिख सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है ध्यान देना, अगर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन में z है तो मैं यहां पर लिख दूंगा r1 बाई r2, r1 बाई r2 बराबर मैं लिख सकता हूं n1 बाई n2 का होल स्क्वायर और z2 बाई z1। शायद कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा बता देता हूं। देखो समझो, ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है n स्क्वायर, तो मैं r1 बाई r2 जब लिखूंगा तो वो n1 बाई n2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। z2 क्या है, z जो है इनवर्स है ना, इनवर्स है, तो r1 के रेस्पेक्ट में जो z1 नीचे आएगा, r2 के रेस्पेक्ट में z2 ऊपर आएगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा, ये याद भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इसे लगा देता हूं 3 स्टार, इसे लगा देता हूं 3 स्टार,
और ये वाला जो फॉर्मूला था ये तो भैया इसे लगा देना 5 स्टार, 3 से काम नहीं चलेगा, 5 स्टार फॉर्मूला है ये। हो जाएगा सभी से। हमने सिंपल कुछ नहीं किया सर, आर का फॉर्मूला डिराइव किया 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया। बात करते हैं एन क्या है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। बात करते हैं R1 बाई R2, तो मैंने क्या किया सर 0.529 हटा दिया तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन में जेड हो गया, तो R1 बाई R2 हो जाएगा N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, Z2 बाई Z1 हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से बना लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मुझे डिराइव करना है तो वापस मैं क्या करूंगा, वापस मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा सर, मुझे इसमें वेलोसिटी चाहिए तो ये आर हटाने पड़ेंगे। आर अगर मुझे हटाने पड़ेंगे तो मैं क्या बोलूंगा सर, यहां से आर की जो वैल्यू है ना, ऊपर की इक्वेशन से आर की वैल्यू वी के टर्म्स में लेके आऊंगा और उस वैल्यू को मैं यहां पर रख दूंगा, तो नीचे जो सारा फॉर्मूला बनेगा वो वी के टर्म्स में बनेगा, वहां से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। चलो इतना बना लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता हूं मैं सबसे सेकंड वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ध्यान देना, वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी को मैं स्मॉल v से डिनोट करता हूं। क्या करना है, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 v इज इक्वल्स टू, ध्यान देना v इज इक्वल्स टू NH अपॉन, ने v क्यों लेके आना, r इज इक्वल्स टू लेके आना है, r इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई mv। देखो ध्यान देना, आ जाओ इधर, मैंने क्या किया यहां से r की वैल्यू v के टर्म्स में लिखा तो NH अपॉन 2 पाई mv नीचे आ जाएगा, वही लिख दिया मैंने, वही लिख दिया NH अपॉन 2 पाई mv। क्लियर है क्या अच्छे से। अच्छा, पुट इनटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रख दो। अभी ध्यान से समझना, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रखने से पहले ये r से r उड़ा दूं मैं, समझ में आ रही बात। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल ध्यान देना, मैं ऐसे कर रहा हूं mv बाई r बराबर mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था ना। मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, पहले इस r से ये r उड़ा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नहीं तो तुम क्या करोगे, r की वैल्यू ये पूरी यहां रखोगे और r स्क्वायर के लिए भी ये वैल्यू पूरी यहां रखोगे, दो बार कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए मैं पहले r से r उड़ा दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ये। अभी ध्यान देना सर, ये तो केमिस्ट्री कम फिजिक्स ज्यादा चल रही है, केमिस्ट्री कम फिजिक्स ज्यादा चल रही है। अब ये ऐसा ही है, वो हो जाएगा बहुत जल्दी, आपको समझ में भी आ जाएगा। ध्यान देना, mv स्क्वायर, वैसे ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन ये बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड है ही नहीं। इसमें दो इक्वेशन याद करो, आंसर आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में, यहां पर क्या बचा, आर बचा, आर की वैल्यू में रख दूं यहां से। चलो पहले एक बार तो आर ले ही लेते हैं। अब ये आर की वैल्यू मैं ऊपर वाली रख रहा हूं, तो ध्यान देना क्या आएगा तुम्हारे पास सर, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में, आर की वैल्यू मैंने रख दी NH, तो ये NH आ गया, और ऊपर आ गया तुम्हारे पास मल्टीप्लाई में, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2 पाई mv। वो दिक्कत है सर, r की वैल्यू रखता है NH अपॉन 2 पाई mv, तो NH तो नीचे रहा, वो 2 पाई mv कहाँ गया, ऊपर आ गया। अभी ध्यान दो सर, m से m कैंसिल आउट कर दो, m से m कैंसिल आउट हो गया, v से एक v कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ फॉर्मूला क्या बना तुम्हारे पास सर, फॉर्मूला बना हमारे पास v इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, अच्छा 4 पाई भी है, अच्छा तो रुको, के जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई, कुछ बचा क्या, नहीं, नीचे बचा NH ये बचा। अब मैं क्या करूंगा, वापस जो वेरिएबल है उनको एक तरफ, जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ, तो यहां पर वेरिएबल कौन कौन है, z और n, तो z और n को तो तुम निकाल दो बाहर, z और n बाहर निकाल दिए, बाकी सब ले लो तुम इधर। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, k, ऐसे लिख रहा हूं ध्यान देना, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में h,
यही है 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में h, और z/n तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया था। ये भी एक फॉर्मूला है, ये याद नहीं करना फॉर्मूला, लेकिन ये डिराइव करने को आ सकता है। k की वैल्यू को 1/4πε0 रख के भी तुमसे पूछ सकता है, वो भी हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख के आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। सारे कांस्टेंट की जब वैल्यू रखी जाती है तब यहाँ एक फॉर्मूला बनता है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2.18 इंटू 10⁸ में ध्यान दो 8 और 8 से याद रहेगा ना, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखा है। ये जो है z/n भी तो आएगा, z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिख दो इसे जल्दी से, क्लियर है क्या अच्छे से? अच्छा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो एक और फॉर्मूला बुक्स में दिया रहता है 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी देखो 8 है ना, उसको मैंने क्या रख दिया 6 कर दिया, और मीटर या सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया मीटर। एक ही बात है, दोनों फॉर्मूला एक ही है, डिफरेंट नहीं है। इस फॉर्मूला को भी लगा देना 5 स्टार, फॉर्मूला को भी लगा दो 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो। तो रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको। रेडियस का फॉर्मूला क्या था सर 0.529 n² अपॉन में z, और v की फॉर्मूला क्या था 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, z/n लगाना ना भूलें, z/n लगाना ना भूलें, हो जाएगा ये। तो यहां से एक चीज और अपन बोल सकते हैं क्या सर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये कांस्टेंट है z/n, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और इसी से जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, v1/v2, v1/v2। बोहर में फॉर्मूले के अलावा कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले याद है तो सब चीजें बनेंगी, बहुत इजी लगेगा सर। z1/z2 और यहां आ जाएगा n2/n1। बना लो इसे, बना लो इसे, ये भी लगा देना 3 स्टार। याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, याद तो ये होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, पहली बात तो हो जाएगा। बना दो इसे, बना दो इसे। इसके ऊपर कुछ अपन 1-2 क्वेश्चंस देख लेंगे, अभी क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जब तक इसे बना लो, बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, बोहर के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले जो रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हें, कैलकुलेट रेशियो ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट मतलब n बराबर कितना दे दिया तुम्हें 3 दे दिया। थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम, मतलब तुम्हें ध्यान दो, ध्यान दो, क्या दे दिया तुम्हें सर, बेरिलियम +3 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो बोहर का फॉर्मूला लगेगा। वैसे भी नाम बोहर दे दिया तो लगना ही है। देखो ध्यान देना, n1 कितना दे दिया तुम्हें सर, n1 हमें दे दिया 3, और z1 कितना दे दिया। क्या बेरिलियम का तुम्हें z पता है एटॉमिक नंबर, बताओ जल्दी से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सर z हो जाएगा 4, तो z हो जाएगा तुम्हारे पास 4। बात करते हैं लिथियम की, लिथियम +2 के लिए उन्होंने हमें दे दिया n, सर n2 कितना दे दिया बताओ जल्दी से, बताओ सर। फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम, फिफ्थ बोहर मतलब n2 बराबर 5, फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो। लिथियम के लिए Z2 कितना होता है बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 हो जाएगा ये। एटॉमिक नंबर तो सभी को 20 तक याद होने चाहिए, 20 के बाद 30, अगर 20 याद है तो 30 तक याद होने चाहिए, और जिन्हें 20 तक याद नहीं है पहले वो बराबर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जल्दी से, उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ बोहर ऑर्बिट, बोहर मतलब ध्यान देना, अच्छा कैलकुलेट रेशियो ऑफ, यहां पर रेडियस बोलना चाहिए था, मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट रेशियो ऑफ, रेडियस ऑफ ऐसे लिखना, रेडियस आना चाहिए था। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। क्लियर है चीज, आपको ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है सर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n² अपॉन में z,
पढ़ा था अभी हमने 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z, तो ये हो जाएगा। यहां से r1/r2 बता दो जल्दी से। सर r1/r2 यहां से हो जाएगा n1/n2 का होल स्क्वायर z2/z1। क्लियर चीज। अब तुम्हें ये सब वैल्यू तो दे रखी है ना, ये सब वैल्यू दे रखी, तो r1 r2 तो आ ही जाएगा। r1 r2 का रेशियो r1/r2 बराबर बता दो जल्दी से। सर हो जाएगा n1 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और n2 की वैल्यू हमें दे रखी है 5, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/5 का होल स्क्वायर। और z2 कितना है सर, z2 है 3/4। देखो z कितना है सर, z2 3 है, z1 कितना है 4 है। तो अब तो सोल्व हो जाएगा, यहां से सोल्व हो जाना चाहिए। कितना आ जाएगा देखो सर, 3 तिया 9 तिया 27, मैं लिख दूं डायरेक्टली 27 डिवाइड बाई 5 और 25, 25 डिवाइड बाई नहीं 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये तो 100 हो गया यार। इतना ऑर्डर आएगा, लिख दो, यही आ रहा है आंसर, तो यही आएगा। फिफ्थ बोहर ऑर्बिट 27:100 लिख दो। तो जो अगर ऐसा नहीं दिया होता तो ध्यान देना, ऐसा भी दिया रहता r1:r2 बराबर 27:100 लिख दो, लिख दो। जैसे भी तुम्हें आंसर दिया रहेगा वैसा टिक कर देना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इजी था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। हमें केवल n1 n2 और z1 z2 की वैल्यू निकालना आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखेंगे एक और, ये बहुत इजी है भी। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2। अभी ध्यान से समझना, ये जो एक्साइटेड स्टेट है ना, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बस बच्चा क्या सोचता है, ध्यान देना, हाइड्रोजन के लिए उसने हाइड्रोजन के लिए वैल्यू दे रखी, तो n1 बता दो। n1 कितना दिया है, बच्चा क्या सोचता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड, तो सर n बराबर 2 ऐसा बोल देगा। लेकिन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बराबर n बराबर 2 है कि 3 है, सोचो सोचो। क्या हमने ऐसा कुछ बनाया था क्या, देखो आ जाओ, हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, यहां पर हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, देखो ये बनाया था, पढ़ा था अभी हमने ये देखा था सर, ये जो होता है ये होता है ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड, फिर सेकंड एक्साइटेड, फिर थर्ड एक्साइटेड, ऐसे चलता रहेगा। तो ध्यान देना, जब भी एक्साइटेड स्टेट के रूप में नाम दिया जाए तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 1 + 1 2 रहेगा, क्योंकि एक तो ग्राउंड स्टेट है, n1 बराबर 1, n1 बराबर या 2। ध्यान दे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे चलेगा। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से समझेंगे। अपने क्वेश्चन में उन्होंने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n1 बराबर हो जाएगा 3, n1 बराबर 2 मत ले लेना, क्योंकि पहले ग्राउंड स्टेट आएगी, n1 बराबर 1, फिर ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट 3, एक्साइटेड स्टेट 2, तो n1 बराबर हो जाएगा 3। समझ में आती बात? ठीक। z1 बराबर बता दो सर, z1 तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। ठीक, इस पे आंसर बताओ जल्दी से। लिथियम +2 के लिए, लिथियम +2 के लिए सभी का आंसर आना चाहिए। वीडियो पॉज करो और जल्दी से n1 और z1 की वैल्यू रख दो, मतलब n2 और z2 की वैल्यू बताओ। सर n2 देखेंगे, बना ले सभी ने, चलो बताते हैं, आंसर देखते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सर लिथियम की फर्स्ट एक्साइटेड बोला ना, पहले तो ग्राउंड लेवल n1 बराबर 1, जैसे फर्स्ट पे गए 2 आ जाएगा, सर n2 हो जाएगा 2। सभी का आंसर ये आया था, n2 बराबर 2। z बता दो सर, लिथियम का z तो 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बता दो। अब रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं, तो r1/r2 में डायरेक्टली लिख दूं क्या, n1/n2 का होल स्क्वायर z2/z1 लिख सकते हैं अपन ये डायरेक्टली। अब बता दो जल्दी से सर, n1/n2 तो n1 कितना है 3 और n2 कितना है 2, z2/z1 तो 3 डिवाइड बाई 1, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 27 डिवाइड बाई 4 लिख दो, कैलकुलेशन है अब तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इसके ऊपर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। आज जो इंपॉर्टेंट था ना, आज केवल इंपॉर्टेंट था डेरिवेशन, जो हमने डेरिवेशन किया। थोड़ा सा रिवाइज वापस करते हैं, कैसे, ध्यान दो, आ जाओ अपने पॉइंट्स पे। अपन ने बात की, समझो
हमने बोहर के बारे में बात की। बोहर ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है जहां उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है। और लूज नहीं होती है तो फिर कौन सा फोर्स है जो उसे रोटेट होने के लिए हेल्प कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से वो बता दिया, कैलकुलेट करके। समझ में आ रही बात? अच्छा, और उन्होंने ये एजम्पशन मान लिया कि एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड होना चाहिए, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। फिर यहां से, ये इंपॉर्टेंट था, यहां से उन्होंने क्या बोला, ये जो कोलम्बिक फोर्स है इसे बैलेंस करने के लिए उसको मिल रहा है सर्कुलर पाथ में रोटेट होने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां से उन्होंने एक फॉर्मूला और बता दिया, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपन में आर। तो ये दो इक्वेशन, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई और एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोहर में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जब तो तुम बना दोगे। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, कुछ डेरिवेशन बेस्ड फॉर्मूला आया, डेरिवेशन बेस्ड, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे ना, तो डेरिवेशन बेस्ड कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। हमने सिंपल क्या किया, सर यहां से वेलोसिटी निकालनी थी, पहले रेडियस की बात करते हैं, चलो रेडियस निकालनी थी। हमने क्या किया, यहां से v हटाना है तो ऊपर से v की वैल्यू r के टर्म्स में रख के सोल्व कर दिया। तो v की वैल्यू r के टर्म्स में रख के नीचे सेकंड वैल्यू में रख दी, सेकंड इक्वेशन में रख दी, सोल्व किया, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला गया। रेडियस का फॉर्मूला गया 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z। फिर हमने देखा हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने क्या किया, हमने रेडियस की वैल्यू r की वैल्यू v के टर्म्स में उठा के यहां रख दी, तो हमें पूरा क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी मिली है, साथ के साथ बोलेंगे सभी 2.18 इंटू 10 की पावर 8 z बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये z बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद है तो इस बोहर में कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे आगे ग्राफ्स बनाने सीखेंगे और हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर आपने ग्राफ्स y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स माइनस सी, y बराबर एम एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ आपने नहीं पढ़े अभी तक, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।